Hello friends, this is Mohit Joshi here again and in this video I am talking to you about the schedules of the Indian Constitution। इससे पहले हमने जो क्लासेस देखी हैं, लेक्चर्स 6 हम लोग देख चुके हैं और लेक्चर 7 इज हेयर। एंड इससे पहले जो हम लोगों ने 6 लेक्चर्स लिए हैं उनके एक हमारे टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंपनी रूल इन इंडिया एंड उसके बाद हमने क्राउन रूल इन इंडिया, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने देखा था जो उसकी मेकिंग हुई थी एंड जिस तरह से उन लोगों ने फ्रेम किया था। उसके बाद कुछ फीचर्स देखे थे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन हम मूव करे थे प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल के बाद हमने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी सीरीज। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 7। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को बता चुका हूँ एंड ठीक है, राइट। तो लेक्चर नंबर 7 ये रहा, इंडियन पॉलिटी, मंथन IAS है एंड मैं हूँ मोहित जोशी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा जानते हैं शेड्यूल्स के बारे में कि ये शेड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स हमारे पास में हैं, तो हमारे पास 25 आर्टिकल्स हम लोगों ने लिख दिए वहाँ पे ना। जब हम 25 आर्टिकल्स लिख चुके हैं यहाँ पर 395 आर्टिकल्स हमने यहाँ पर लिखे। हमने और क्या किया, हमने 25 आर्टिकल्स यहाँ पे लिख दिए। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 22 पार्ट्स थे, अभी भी 22 ही पार्ट्स हैं, बट अगर हम उसको एक 1 बाई 1 गिने तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर शेड्यूल्स थी 8 शेड्यूल्स। इन शेड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। ये एक टेबुलर फॉर्म है, एक तरह से समझिए, इट इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स के अंदर मेंशन नहीं कर सकते, राइट। तो उस डिसकंटिन्यूटी को ख़त्म करने के लिए हमने ऐसी चीज़ों को जो डिसकंटिन्यूटी पैदा कर रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आर्टिकल्स के अंदर, उसके लिए हमने क्या करा, शेड्यूल्स को बनाया। शेड्यूल्स वैसे नॉर्मली होती क्या समझिए, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं। जैसे आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये किसने बताया, आर्टिकल 1 ने बताया आपको। बट वो स्टेट कौन से होंगे, वो स्टेट के नाम क्या होंगे, कितने स्टेट्स होंगे, उनके क्या एरियाज होंगे, ये आपको आर्टिकल 1 नहीं बताता। ये आपको आर्टिकल 1 नहीं बताता। तो ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगी शेड्यूल 1, राइट। तो ये चीज़ें हैं शेड्यूल बनाने की, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे बात समझिए, जैसे आर्टिकल 3, 4, 6 अब देखते हैं। यहाँ पर बात किसकी गई है, यहाँ बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेज की, कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, कौन सी होंगी, राइट। ये इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये मेंशन कहाँ किया गया है, 8th शेड्यूल के अंदर। 8th शेड्यूल के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 26 जनवरी के अंदर, तो वहाँ पर 14 लैंग्वेज थी। फिर बाद में अमेंडमेंट के द्वारा इनको ऐड ऑन किया गया, राइट। इसके अलावा आप आर्टिकल 4 को जब देखते हैं, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया, आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू जो भी चेंजेस किए जाएंगे उनके द्वारा संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा। संशोधन कहाँ होगा, संशोधन होगा शेड्यूल 1 के अंदर, राइट। यानी सामान्य मेजोरिटी के थ्रू बिल को पास कराया जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर शेड्यूल के अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं उन शेड्यूल्स को। हमारे पास 8 शेड्यूल्स थी मूल संविधान के अंदर, अभी हमारे पास शेड्यूल्स हैं 12, ठीक है। उनका नंबर क्या हो चुका है, 12। तो उन शेड्यूल्स को देखेंगे, जो बाकी की शेड्यूल्स जो ऐड ऑन हुई हैं वो कब ऐड ऑन हुई है, क्यों ऐड ऑन हुई है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। तो हम शेड्यूल 1 की तरफ चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम जो है क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। देखो शेड्यूल 1 की आधी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट जो आर्टिकल 1 में आपको नहीं मिलता, एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके। जैसे आप देखते हो ना, आर्टिकल 152 के अंदर बोला गया है जो स्टेट की डेफिनेशन, कौन स्टेट होंगे, उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट ऑफ यूनियन, ओके। जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट ऑफ, इसको मतलब स्टेट के रूप में परिभाषित नहीं किया गया किसको, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ भैया, तो क्या जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं है, बिल्कुल पार्ट है। कैसे पार्ट है, वो कहाँ लिखा गया, शेड्यूल 1 के अंदर, ओके। ड्यूटीज के बारे में एंड स्टेट्स के बारे में, राइट। वहाँ आप देखते हो ना, आपके पास कितने तरह के, आपके पास स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं,
एक होते हैं अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है, अडॉप्टेज एरियाज होते हैं जो। क्या मतलब है इसका, जैसे आप गोवा को देखते हो, गोवा क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब क्या गोवा हमारे पास में था? नहीं था हमारे पास में, राइट। 1960 आप देखते हो 1961 में जब यहाँ 1961 तक यहाँ पर कौन थे? फ्रांसीसी थे, राइट। तो हमारे पास गोवा, सिक्किम को हमने बाद में अडॉप्ट किया, राइट, सिक्किम को बाद में लिया, दमन दीव को हमने बाद में लिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ पर ऐड ऑन हो रही हैं? ये अधिग्रहित क्षेत्र है, ठीक है, जो पहले हमारी यूनियन और या फिर हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं थे, बाद में ये हमारी टेरिटरी का पार्ट बन गए। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट, कि हम जो है कोई भी स्टेट का नाम है, उसका एरिया है, ठीक, कितने हमारे पास, हमारी जो पूरी टेरिटरी है, राइट, स्टेट के अलावा भी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होंगी? हमारी शेड्यूल के अंदर मेंशन होंगी। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 की। किसकी बात करें? शेड्यूल नंबर 2 की। देखो भाई, शेड्यूल नंबर 2, द प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंस प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स। क्या मतलब है इसका? जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, ठीक है, तो यानी जो संवैधानिक पद हैं सारे के सारे, उसमें क्या है, उनके जो भी अलाउंस होंगे, जो उनका वेतन होगा, जो उनके भत्ते होंगे, वो सब कहाँ मेंशन है? शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर 2 नंबर का पैसा होता है ना, तो याद रखिए 2 नंबर के शेड्यूल के अंदर क्या है? पैसे के बारे में बात की गई कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, ठीक है, उनको जो है किस तरह से हम जो है सैलरी देंगे, किस तरह से जो हम क्या करेंगे, उनको भत्ते देंगे, किस तरह से अलाउंस देंगे उनको, ये सब चीज़ें कहाँ मेंशन है? आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। इस चीज़ को आपको नोट करना है। कौन कौन इसके अंदर आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभाएं होती हैं राज्य की, उनके जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी बात की गई है। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द इंडियन स्टेट, जो विधान परिषद होती हैं कहाँ? स्टेट्स के अंदर, उनके जो सभापति और उपसभापति होते हैं, उनकी भी जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात की गई है, हाई कोर्ट जजेस की बात की गई है और CAG की बात की गई है। तो बात किसकी नहीं कही है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो संसद के सदस्य हैं उनकी बात नहीं कही गई। संसद के जो सदस्य हैं, यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी बात नहीं कही गई है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी बात नहीं की गई, उनके वेतन भत्तों की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि उनके जो है ना, हम जो बात बीच बीच में एक्ट लाकर जो है उनके क्या करते हैं? वेतन और उनको निर्धारित करते हैं, राइट। तो क्या मतलब है? प्रधानमंत्री का जो वेतन है इसमें होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का वेतन भी कहाँ नहीं होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर का वेतन भी इसमें नहीं काउंट होगा, ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको यही याद रखना, संसद के सदस्यों की जो है वेतन भत्तों की बात शेड्यूल 2 नहीं करता। बाकी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती हैं उन सब के बारे में बात करता है शेड्यूल 2, राइट। आगे चले, ठीक है। शेड्यूल नंबर 3, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल नंबर 3। इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन। शपथ की बात की गई। भैया देखो, ठीक है, आपने यहाँ पर बात कर दी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पोस्ट है उनके बारे में बात कर दी, उनके हमने वेतन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि क्या वो शपथ जो लेंगे, किस तरह से वो शपथ लेंगे, ठीक है। किस किस की शपथ की बात की गई? यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, राइट, यूनियन मिनिस्टर जो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनकी बात की गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात की गई है, ठीक है। एक तो मेंबर होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट्स कौन होते हैं? जो मेंबर बनने के लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? कैंडिडेट कहेंगे। और कैंडिडेट के लिए भी शपथ होती है, ठीक है, वो भी 3rd शेड्यूल के अंदर ऐड की गई है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी आपको फंसाता है और कैंडिडेट सोच के आप क्या कर देंगे? इसको कट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबकी शपथ की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करता है, वो किस तरह से शपथ लेंगे। CAG की बात करता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट मिनिस्टर्स की बात करता है, स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात करता है। यहाँ भी कैंडिडेट आ गया, जहाँ कैंडिडेट आ रहा है उसको आपको सीधा क्लिक करना है माइंड में। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स की बात करता है, हाई कोर्ट जजेस की बात करता है। किसकी बात नहीं करता है वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ तो ठीक है, दिख रहा है मैं, किसकी नहीं करता, हम बात नहीं करता प्रेसिडेंट की,
बात नहीं करता वाइस प्रेसिडेंट की, बात नहीं करता गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, राइट, बात नहीं करता गवर्नर ऑफ स्टेट। ये 3 ऐसे पोस्ट हैं जिनके बारे में, जिनकी शपथ की बात शेड्यूल 3 नहीं करता। क्यों नहीं करता बात इसलिए नहीं करता, जो प्रेसिडेंट की शपथ है वो कहाँ दी गई है, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर आप देखोगे आपको प्रेसिडेंट किस तरह से शपथ लेगा उसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 60 के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ कहाँ बात की गई, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। एंड गवर्नर की जो शपथ होगी उसकी बात की गई आर्टिकल नंबर 159 के अंदर, राइट। तो इनकी जब बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स के अंदर कर दी गई है तो यहाँ पर इसकी मेंशन इसीलिए नहीं किया गया, ठीक है। बाकी सबकी जो शपथ होगी, अब इन सबकी शपथों की बात करने ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो है इसकी बात नहीं की गई है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, ओके। तो ठीक, अभी आगे बढ़ें 4th शेड्यूल के अंदर। 4th शेड्यूल बात करता है जो इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है कहाँ, राज्यसभा के अंदर। अब देखते हैं राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं कहाँ से, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से इलेक्शन होता है इनका, जो राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, वहाँ से इनका इलेक्शन होता है, सही है। तो राज्यों की विधानसभा के अलावा 2 यूटीज भी हैं जहाँ से इलेक्शन होता है, जहाँ से राज्यसभा की सीटें आती है। कहाँ कहाँ से, एक आती है पांडिचेरी, एक आती है दिल्ली, पांडिचेरी एंड दिल्ली। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी से 1 सीट है। अच्छा, तो बताइए सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं, यूपी से आती हैं, ओके। यूपी से राज्यसभा की 31 सीटें आती हैं करंट में, ओके। सबसे कम कहाँ से आती हैं, बहुत जगह से आती है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर से आपके राज्यसभा की मात्र 1 सीट, जैसे गोवा है, ठीक है। आपके जो 7 सिस्टर्स हैं कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, वहाँ से भी आपको जनरली आपको सब राज्यों से 1-1 सीट मिलेगी, असम को छोड़ दो तो, ठीक है, असम को छोड़, असम से 7 सीट्स आती हैं। तो बाकी जगह से आप देखोगे 1-1 सीट्स आएंगी। उत्तराखंड से कितनी सीटें आती हैं, उत्तराखंड से 3 सीट्स आती हैं, राइट। तो इस तरह से एलोकेशन की बात करता है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है शेड्यूल नंबर 4, ठीक है। अब बात करते हैं 5th शेड्यूल के बारे में। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है। जो हमारा आर्टिकल नंबर 244 है वो बात करता है कि हम क्या करेंगे, जो आपके नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है क्या बनाई जाएगी, एक काउंसिल बनाई जाएगी, उसके थ्रू ही यहाँ पर क्या करा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करा जाएगा। क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि हमारे जो सपोज मान लीजिए हमारे विधानसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, ठीक है, या लोकसभा के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, राइट, तो ये एप्लीकेबल होंगे या नहीं, इन पर जो प्रशासन करने के लिए क्या कुछ एक थोड़ा सा इनको ऑटोनॉमी देने के लिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करने के लिए। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ें हैं, क्या, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको हमें बचाना है ना, इनको हमें क्या करना है, इनका एम्पावरमेंट करना है। जो भी सेक्शंस वीकर हैं उनको हमें क्या करना है, एम्पावर करना है। एम्पावर कब करेंगे भैया, जब क्या होगा, ऑटोनॉमस, हमारे पास ऑटोनॉमी आएगी, हम थोड़ा सा स्वतंत्र फील करेंगे, राइट। तो उनको क्या किया है, कुछ राइट्स दिए गए ऐसी काउंसिल्स के माध्यम से। ऐसी काउंसिल्स बनाएगी जिससे क्या हो, हम यहाँ पे काउंसिल डिसाइड करते हैं कि जो ठीक है, मान लो सपोज एक बिल पास कर दिया, ये इस बिल को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस एरिया के अंदर, राइट। तो इन चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा, यहाँ की काउंसिल करेगी, काउंसिल आगे प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, प्रेसिडेंट क्या करेगा इसको, ठीक है। यानी ये कह सकते हो कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट, तो इनके हाथ में पावर्स होती हैं यहाँ पर क्या करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की। लेकिन यहाँ पर 4 राज्यों की बात नहीं की गई है, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य हैं, वो राज्य हैं मेघालय, वो राज्य है असम, वो राज्य है त्रिपुरा, वो राज्य है मिजोरम, राइट। 4 राज्य मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिनकी बात यहाँ पर नहीं की गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगी तो क्या, ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, तो ज़्यादा सेंसिटिव है तो भैया अलग बनाना पड़ेगा ना इनके लिए, इसलिए शेड्यूल 6 लेके आए, ठीक है। शेड्यूल 6 यहाँ पर इनके जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनके बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको ज़्यादा राइट्स होते हैं, यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनको अधिक राइट्स होते हैं यहाँ पर रिलेटेड कानून बनाने के लिए। इनको मतलब कानून बनाने के अधिकार भी होते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ लॉज बना सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं उन पर आप क्या कर सकते हो, लॉज बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो था 5th के अंदर क्या था, यहाँ पर ऑटोनॉमस ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। ऑटोनॉमी कहाँ मिल रही है ज़्यादा? 6 शेड्यूल के अंदर, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। इतनी बात समझ में आई। अभी हम बढ़े 7th शेड्यूल की तरफ। कोई भी डाउट हो अभी तक 6 शेड्यूल में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर देखो क्या है। 7th शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 7th शेड्यूल बात करती है 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में। 3 तरह की लिस्ट है यहाँ पर। कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट है, एक है आपके कॉन्करेंट लिस्ट है, एक और लिस्ट होती है रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है। एक होती है रेसिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं इसे, ठीक है। यूनियन आपके संघ, और स्टेट हो गया राज्य, कॉन्करेंट हो गया समवर्ती सूची। 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूचियाँ नॉर्मली कुछ नहीं है, वो है कि जिनके बारे में बात यहाँ पर नहीं हो पाई, ठीक है। कई सारे मुद्दे हो सकते हैं ना, लाइक जैसे साइबर सिक्योरिटी है, राइट। उस टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 के अंदर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया और लागू भी हो गया, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, साइबर सिक्योरिटी जैसा कोई मुद्दा नहीं था, तो इसको हमने बाद में ऐड ऑन किया, राइट। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? रेसिडुअल लिस्ट के अंदर आ जाएगा। जो नए नए मुद्दे हैं, कोई भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, वो कहाँ, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ये कह दीजिए यूनियन लिस्ट का ही एक तरह से पार्ट है रेसिडुअल लिस्ट, ओके। इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। ये तीनों लिस्ट की बात है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो संविधान में ओरिजिनल जो संविधान था हमारा, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर 97 सब्जेक्ट थे। नाउ इट हैज़ 100 सब्जेक्ट्स। यानी कि क्या हुआ, जो यूनियन लिस्ट है इम्पावर हुई है, ओके। उसमें सब्जेक्ट क्या हुए हैं? बड़े हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, 3 सब्जेक्ट उसमें बड़े हैं। डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं वो संघ सूची में होते हैं। कभी अगर आपको भूल भी, जैसे हाईवे है, कौन यार, राज्य सीधा से पता लग रहा है यूनियन ही क्या बनाएगा इस पर कानून। रेलवे है, कौन इसको पूरा ऑपरेट करता है? सेंट्रल ऑपरेट करता है, तो रेलवे सीधी सी बात है। इंटरनेशनल रिलेशन क्या राज्य करेगा? जापान से अगर कुछ व्यापार करना है तो उत्तराखंड या कोई बिहार थोड़ी ना वहाँ पर जाकर इस मुद्दों को संभालेगा। कौन संभालेगा? इस रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट, जैसे आर्मी है, ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन है, ऑब्वियस सी बात है ना। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर जो है 61 सब्जेक्ट थे। नाउ इसमें क्या हो गए? 66 जो है, नहीं सॉरी 66 उस टाइम पे थे, अभी क्या हो गए? 61 हो गए। यानी क्या हुआ है? ये थोड़ा वीकर हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करें? घटाए गए हैं, ओके। जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बात करते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को लिखना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। कि सेंटर क्या हुआ है? ज़्यादा इंपावरमेंट हुआ है, और स्टेट क्या हुआ है? उसकी इंपावरमेंट क्या हो गई? नहीं हो पाया उतना ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिखोगे क्या? हमारा सहकारी संघवाद इस पक्ष पर क्या होता है? कमज़ोर नज़र हमें पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक पुलिस है, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं किसके अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर। इसके बाद आती है तीसरी कंकरेंट लिस्ट आती है। इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, और याद रखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये आपको लिस्ट पहले स्टेट लिस्ट के अंदर नजर आएंगे, बाद में इसको यूनियन लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। अभी हमारा जो आया क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई हमारी, कौन लेके आया इसको? सेंट्रल लेके आई ना। कैसे लेके आई? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। कॉन्करेंट लिस्ट पे जो कानून है, जो कानून बना सकता है, कौन बना सकता है? स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। हमारी केंद्र सरकार ही बना सकती है। कुल मिलाकर ये समझो, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी, राइट। और कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों बना सकती हैं। एक और शब्द, एक और जो है उसमें समझते हैं क्या, यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी या मोदी सरकार कानून बनाएगी, ऐसे भी कह सकते हो आप। जो केंद्र में सरकार अभी किसकी है? मोदी सरकार है। तो यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएंगे? वो बनाएंगे। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएंगे? अलग अलग राज्यों की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं, वो इस पर कानून बनाएंगे अपने राज्य के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्यों की विधानसभा भी बना सकती हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट भी बना सकती है। तो बना, अगर दोनों ने बना दिया, तो दोनों ने अगर बना दिया तो सेंटर ने जो कानून बनाया, जो यूनियन ने जो कानून बनाया, वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा, ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। रेसिडुअल लिस्ट की मैंने आपको बात बता दी, क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो नए नए मुद्दे आएंगे उसके अंदर ऐड ऑन होते जाएंगे, और उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगी, यूनियन बनाएगा, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज वाली शेड्यूल की।
राइट। तो 8th शेड्यूल जो है, क्या है 8th शेड्यूल, देखते हैं भाई 8th शेड्यूल, ठीक है। इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी बताया था आपको, हमारा जो आर्टिकल नंबर 346 है, क्या कहता है, हमारे देश के लिए राजभाषाएं होंगी। कौन सी होंगी वो नहीं बताता, वो कौन बताता है, 8 नंबर का शेड्यूल बताता है। 22 लैंग्वेज हमारे पास में, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी। अब यूपीएससी का एग्जाम भी देते हो ना, आपके पास राइट क्या 22 लैंग्वेज के अंदर आप दे सकते हो, 22 लैंग्वेज के अंदर, राइट। जब भी हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो इन्हीं 22 लैंग्वेज में से आपको आनी चाहिए। जब हम देशीकरण वाली जो है क्या करते हैं, नागरिकता अपनाते हैं, देशीकरण से नागरिकता, इसी 22 भाषाओं में से आपको एक भाषा आनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। पढ़ेंगे जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑफिशियल, इसी शेड्यूल को और थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेज हैं। कौन कौन सी हैं, जो स्टार्टिंग में थी 14 लैंग्वेज, उनको पहले देखते हैं। तो असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। ये 22 लैंग्वेज क्या हैं हमारी 8th शेड्यूल के अंदर है। तो स्टार्टिंग में क्या थी, 12 ही थी, नहीं सॉरी 14 ही थी स्टार्टिंग में, राइट। बाकी की जो 14 पहले थी, बाद में 8 क्या कही है, ऐड ऑन की गई। 8 लैंग्वेज उसको बाद में ऐड ऑन किया गया है। सबसे पहले कौन सी की गई, सिंधी लैंग्वेज को सबसे पहले क्या गया, एडॉप्ट किया गया। सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज को ही क्या किया गया, ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट 1967 के अंदर, ठीक है। 1967 के अंदर 21st अमेंडमेंट हुआ था, उसी के थ्रू क्या किया गया था, आपकी सिंधी को ऐड किया गया था, राइट, ठीक। उसके बाद 3 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया। उसके बाद 3 लैंग्वेज, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट 1992 के थ्रू क्या किया गया, ऐड ऑन किया गया। 1992 के अंदर ऐड ऑन किया गया 3 लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद याद रखिए 4 लैंग्वेज, पहले तीनों को ऐड किया गया, उसके बाद चारों को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और आपके संथाली, ठीक है। एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट 2003 विच केम इनटू फोर्स इन 2004। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को क्या किया, ऐड ऑन किया। उसके बाद कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेज भी होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, दे आर 6 लैंग्वेजेज दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया। ये भी 8th शेड्यूल ही बात करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे 8th शेड्यूल कौन कौन सी चीज़ें कंटेन करता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कंटेन करता है, क्लासिकल लैंग्वेज कंटेन करता है। क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं, आपके तमिल है, कौन कौन सी है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। ये आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखोगे तमिल सबसे पहले डिक्लेयर हुई थी और जो उड़िया है वो सबसे लास्ट में अभी 2014 के अंदर इसको ऐड किया गया है। इतना आप याद रखिए, बाकी और आपको कुछ भी याद नहीं रखना, राइट। इतना आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th शेड्यूल को हम लोगों ने अब देखना है, राइट। 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर, राइट। 1951 के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, और ये जो डील करता है किसके साथ, जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन, इसको एबोलिश किया गया जमींदारी सिस्टम को। हम देखो, जब हम हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम बात किसी कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, इक्वलिटी लाने की बात करें, और जमींदारी सिस्टम क्या इसका अपोज नहीं करता। आपको क्या लगता है, जमींदारी सिस्टम आज की डेट में होता, क्या हमारा जस्टिस मिल पाता, क्या हम पॉवर्टी से लड़ पाते। एक ही जमींदार के पास दुनिया भर की ज़मीन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, लोग दूसरों के यहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक तो हम पॉवर्टी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, जो व्यक्ति अमीर है वो अमीर ही होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो बेचारा अपना शोषण का शिकार होता ही चला जा रहा है। तो इस चीज़ से हमने निजात पाने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट किया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हमने सबसे पहले किया, राइट। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। हम 9th शेड्यूल के अंदर इनिशियली क्या किया गया था ना, इसको जुडिशल रिव्यू से बाहर करने के लिए हमने क्या करा कि जो ऐसे मुद्दे थे, सरकार ने क्या करा, ऐसे मुद्दे जिन पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, उन मुद्दों को क्या करा, 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया और ये कहा कि इस पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में न्यायिक पुनर्वालोकन, राइट। मतलब जज जो है, मतलब इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
कि ये कानून जो है इस पर विचार करें, हम इसको रिजेक्ट करें या जो भी करें, सुप्रीम कोर्ट की ये पावर नहीं रहेगी, ऐसा कहा गया उसके अंदर, राइट। इसके अंदर 9th शेड्यूल के अंदर हम जो भी कानून डालेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से एक ऐसा कानून पास किया गया, 9th शेड्यूल के अंदर हम जो भी कानून डालेंगे, जो भी विषय डालेंगे, उसको जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या हुआ, फिर क्या गया उसके बाद जो है केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर एक बात होती है, बेसिक जो है किसकी, स्ट्रक्चर की बात होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो सकती। और उसने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, इतनी बात समझ में आई, पक्का आई? एक बार और दोहराऊं, देखो ठीक है। 9th शेड्यूल को जो है पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास करके जो है एड ऑन किया गया कि अब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, उसमें कहा गया पार्लियामेंट के द्वारा कि देखो हमने 9th शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट डाल दिए वो डाल दिए, उसको जो है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उस पर कोई समीक्षा नहीं हो सकती, उस पर कोई भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी समीक्षा नहीं हो सकती ना। जैसे अभी देख रहे हो ना आप, क्या अब जो है क्या हुआ था 2014 के अंदर NJAC आया था, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, बस सुन लो आप। सुप्रीम कोर्ट में जो होती है जजों की एक नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, बाकी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, राइट। तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश बनेगा या हाई कोर्ट के अंदर जो भी न्यायाधीश बनेगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, यही 5 लोग करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, ठीक है। तो इसी के अपोज में क्या करा इन्होंने, उन्होंने कहा कि देखो इसमें पारदर्शिता नहीं है। किसने कहा, पार्लियामेंट ने कहा। किसने कहा, सरकार ने कहा कि देखो भैया आप जो क्या कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो नियुक्तियां कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, अपारदर्शिता है इसके अंदर, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कमीशन जो है नियुक्त कर रहे हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी थे यही लोग कुछ थे। साथ ही साथ इसमें जो हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर हैं अभी कौन है, किरण रिजिजू हैं। तो ये जो क्या है ये होंगे, और साथ ही साथ कुछ अन्य लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कौन जो है जज बनेगा। इसके बाद क्या करा, 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले कानून को, इनके NJAC वाले को रिजेक्ट कर दिया। बोला ये क्या है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 50 है, आर्टिकल नंबर 50 है, वो क्या कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत बोलता है ना। जो पावर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यायिक शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पर बोला गया है कि जो न्यायपालिका है वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से क्या होगी, अलग होगी। समझ गए इतनी बात। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको इस आधार पर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यही होती है न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं किसी भी कानून की। और ये आर्टिकल नंबर 13 बोलता है, राइट। ये अधिकार कौन देता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल नंबर 13। ये भी ध्यान रखिएगा। इतनी बात हो गई, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो 9th शेड्यूल के अंदर ये कहा पार्लियामेंट ने कि इसके अंदर हम जो भी डालेंगे उसको क्या करेंगे, आप जो है न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते इसकी। लेकिन लेटर ऑन 1973 के अंदर केशवानंद भारती वाद होता है, ठीक है, जिसके अंदर कहा जाता है कि प्रेम्बल ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर बात होती है कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अंदर कहा गया कि न्यायिक समीक्षा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी मुद्दे पर कर सकता है, चाहे वो 9th शेड्यूल हो, चाहे वो 10th हो, चाहे कोई भी हो। ओके, ये चीज़ें थी, राइट। अभी हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। 9th शेड्यूल के बाद 10th शेड्यूल के अंदर हम लोग चलते हैं। कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ सुना है ना आपने, यही है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। कोई भी आपके, मान लो सपोज कोई विधायक है या कोई सांसद है, अपनी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उसको पार्टी से क्या करा जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। उसी के बारे में बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर बात कीजिएगा दल बदल यानी कि 10, दो से दल, 2 से 10। 10th शेड्यूल के अंदर बात हो रही है इसकी। 11th शेड्यूल की बात करें, 11th शेड्यूल बात करती है पंचायतों से संबंधित। पंचायतें क्या होती हैं, जो ये होती हैं लोकल बॉडीज होती हैं, कहाँ से, रूरल से रिलेटेड, रूरल लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट पे ये क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड
काम कर सकते हैं, इनको इन विषयों पर काम करने का क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। ओके, तो 29 सब्जेक्ट हैं पंचायतों में, याद रखिएगा। ये कब आया था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर। ओके, 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर पंचायतों को लेके आया गया था, यानी संवैधानिक बॉडी बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद 12th शेड्यूल है, ये बात करती है, ये जस्ट उसका अगला अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट है, 1992 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। और इसके अंदर म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बात की। म्यूनसिपालिटीज़ क्या, पंचायत क्या है, रूरल आपके लोकल बॉडीज़ हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। जो शहरी लोकल बॉडीज होती हैं, शहरी स्थानीय निकाय जिन्हें कहते हैं, वो म्यूनसिपालिटीज होती हैं। और जो आपके ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं उनको कहते हैं पंचायत, राइट। पंचायत की अवधारणा कहाँ से आई, मोहनदास, ये आपके हमारे गांधी जी क्या कहा करते थे, गांधी जी कहते थे राम राज्य की अवधारणा थी उनकी, तो उसी से प्रेरित है ये पंचायती राज, ठीक है। पंचायत को लाया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था, आपके किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन बताइए, किसके द्वारा किया गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, जो है हम लोगों ने जो चीज़ें बात की गई हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात करी, हम लोगों ने बात करी शेड्यूल्स के बारे में। 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास में, उन सबको हमने देखने की कोशिश की। एक बार रिकैप जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स क्यों लेके आए हम लोग, जो चीज़ें हमारे आर्टिकल्स में डिसकंटिन्यूटी पैदा कर रही थी, उनसे बचने के लिए हम लोग शेड्यूल्स को लेके आए। हमारे आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा बल्कि बनाने से बचाने के लिए हम लोग शेड्यूल्स को लेके आए। ये जो है आर्टिकल 1 जो है किससे है, ये स्टेट्स के नाम देता है। आर्टिकल 2 जो है आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैं हमारे पद हैं, हमारी पोस्ट हैं, उनको उनके वेतन के बारे में बात करता है, उनके प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 जो है आपके किसके बारे में बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है इससे बाहर रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं हमने बात करी। 4th शेड्यूल जो है आपको बात करता है जो एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। 5th शेड्यूल जो आपसे बात करता है वो बात करता है शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल को लेकर बात करता है। 6th शेड्यूल के अंदर 4 पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनके बारे में बात करता है क्योंकि वहाँ पर जो है ट्राइबल एरिया ज़्यादा हैं। 7th शेड्यूल आपसे बात करता है 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में, जिनमें स्टेट लिस्ट और आपके कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट हैं। 8th शेड्यूल आपसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। एंड साथ ही साथ 9th शेड्यूल जो है आपसे बात करता है जमींदारी सिस्टम के एवोल्यूशन को लेके, उसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने देखी। 10th शेड्यूल आपसे बात करता है जो हमारे 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में बात करता है, दल बदल रिलेटेड कानूनों की बात करता है। 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड बात करता है। 12th शेड्यूल आपसे बात करता है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि जो मैंने आपसे बात करी जो हमारा पंचायत का जो उद्घाटन किसने किया था, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त एंड बात करते हैं अगले क्लास के अंदर। हम लोग बात करेंगे, हम पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हम कल से देखने वाले हैं, तो कल से बिल्कुल आपको सुबह 6 बजे जो क्लासेज मिलती हैं आप ज्वाइन कीजिएगा एंड ठीक है। आज दीजिए इजाज़त एंड अपना ख्याल रखिए एंड रिवाइज़ करते रहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहिए, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बार बार इन्हीं चीज़ों को देखोगे तो कैसे, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो देखो अभी मान लो सपोज 30 मिनट की आपने अभी की क्लास ले लिया, उसको रिवीजन अगले दिन करोगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। इसी को दोबारा रिवीजन करोगे आपको 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद और ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और लेकिन ये चीज़ें आपकी क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, अब बाय, टेक केयर।